जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, दो तेलुगु भाषी राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राज्य भाजपा को नियंत्रित करने को लेकर एक जोरदार रस्साकसी चल रही। यही रस्साकसी पार्टी के पुराने वफादारों और दूसरे दलों में टूटकर बीजेपी में आए वरिष्ठ नेताओं के बीच चल रही है। मजबूत हिंदुत्व वैचारिक आधार वाली भगवा पार्टी बीजेपी के पास तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपने प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं, लेकिन बीजेपी में लोकप्रिय, बड़े जनाधार वाले और भीड़ को खींचने की क्षमता वाले नेताओं की बड़ी कमी है। पश्चिम बंगाल एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों के एक समूह ने बकाया भत्ते की मांग को लेकर हड़ताल का आह्वान किया, दूसरी ओर गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में आमरण अनशन शुरू हो गया। यहां तक कि 6 साल बाद 23 फरवरी को बंद बुलाया गया है। सिलीगुड़ी में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल के विभाजन और बंद के विरोध में गरज उठी हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी को लगता है कि बंद करके हम ताकत दिखाएंगे तो मैं साफ साफ कह रहा हूँ, कोई बंद नहीं होगा। आयुष्मान हेल्थ सेंटर का नाम कुछ राज्यों ने बदल दिया है, जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार आयुष्मान हेल्थ सेंटर योजना के तहत तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वेलनेस सेंटर के निर्माण में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया और उसकी जगह उन्होंने अपने सेंटर के नाम को आगे बढ़ाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार पंजाब सरकार ने आयुष्मान हेल्थ सेंटर योजना को मोहल्ला क्लिनिक में तब्दील कर दिया है। बिहार में लगातार सत्ता और गद्दी परिवर्तन की लहर के बीच एक नई खबर सामने आ गई है। राष्ट्रीय जनता दल के एक विधायक ने नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के बीच हुई डील का खुलासा कर दिया। दोनों के कदम से कदम मिलाकर चलने के पीछे शायद यही डील अहम है। आरजेडी विधायक ने बताया कि होली के बाद तेजस्वी बिहार के नए सीएम होंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिनारा से आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने इस डील को सार्वजनिक करते हुए बताया कि इस साल मार्च में ही तेजस्वी यादव के हाथ बिहार राज्य की कमान होगी। नीतीश जी उन्हें प्रभार देने में कोई संकोच नहीं महसूस करेंगे। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो तेजी से 5G सर्विस का जाल पूरा देश में बिछा रही है। कंपनी ने मंगलवार को 20 नए शहरों में जियो 5G सर्विस लॉन्च की है। जियो की 5G कनेक्टिविटी से जुड़ने वाले शहरों की संख्या अब बढ़कर 277 हो गई। कंपनी जियो 5G से कनेक्ट होने वाले शहरों में फ्री 5G सर्विस भी ऑफर कर रही है। आज जियो 2G 5G से जुड़ने वाले शहरों में असम के 4 शहर, बोइंगवा उत्तर प्रदेश उत्तर के 3 शहर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर बिहार और भागलपुर तथा कटिहार भी है। रिलायंस जियो इनमें से ज्यादातर शहरों में 5G सर्विस शुरू करने वाला पहला और एकमात्र ऑपरेटर बन गया है। आने वाले दिनों में तापमान में और इजाफा होने वाला, इसमें रबी फसलों की पैदावार प्रभावित हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक सामान्य से ज्यादा तापमान रह सकता है। ऐसे में गर्मी से लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। साथ ही मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। विभाग ने किसानों से कहा है कि गर्मी का असर गेहूं की फसल पर पड़ सकता है। ऐसे में किसानों को फसल की सिंचाई करने की सलाह दी गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, गुजरात सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। देश के कई इलाकों में फरवरी में ही लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में सामान्य से अधिक तापमान पर भारतीय मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा ने एनडीटीवी से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गेहूं की फसल उगाने वाले किसानों को सलाह दी है। महापात्रा ने कहा कि पिछले हफ्ते में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके में सबसे ज्यादा औसत से 8 डिग्री ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। उन्होंने कहा है कि एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से तापमान औसत से काफी ऊपर रहा है। देश में पिछले कुछ दशकों में एक्सप्रेसवे का जल बिछाता जा रहा है। एक्सप्रेसवे बनने से गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई और अपने गंतव्य तक पहुंचने में अब काफी समय की बचत होने लगी। यहां तक कि माल ढुलाई में भी काफी कम समय लगने लगा। लेकिन अनुमान देखा जाता है कि एक्सप्रेसवे पर कई ऐसे वाहन भी दौड़ने लगते हैं जो या तो आने भागते वाहनों के लिए खतरा है या खुद के लिए खतरा है, और कुछ 2 व्हीलर भी दौड़ रहे होते हैं जिनका जान हमेशा जोखिम में रहता है। NHAI यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने कुछ समय पहले शुरू किए गए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कुछ हिस्सों पर ऐसे वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि उन्हें पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बताया था कि MBA नेताओं ने MLC नॉमिनेशन को लेकर धमकी भरे लहजे में उन्हें एक पत्र लिखा था। इतना ही नहीं, इसे वापस लेने से इनकार कर दिया था। एजेंसी के मुताबिक पुणे में पत्रकारों से बात करते हुए फडणवीस ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने राजभवन का दौरा किया था और तत्काल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी। फडणवीस ने दावा किया कि कोश्यारी ने मुझे बताया कि महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने उन्हें धमकी भरे लहजे में पत्र लिखा था।
देश की पहली रैपिड रेल की शुरुआत जल्द होने जा रही है। इसका ट्रायल रन चल रहा है। मेरठ से दिल्ली तक रैपिड रेल के जरिए लोग 45 मिनट में सफर तय कर सकेंगे। इसके पहले सेक्शन की शुरुआत अब किसी भी दिन हो सकती है। पहला सेक्शन गाजियाबाद के दुहाई से साहिबाबाद तक है, जो 17 किलोमीटर है। इस बीच 5 स्टेशन है: साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो। दिल्ली में मेरठ तक का रूट 82 किलोमीटर का है, जिसमें 14 किलोमीटर हिस्सा उत्तर प्रदेश में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में शुरू हुए सऊदी मीडिया फोरम के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे सत्र में ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सोमवार को कहा कि करीबी सहयोगी भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में हमारे कई योजनाएं हैं और ये जल्द ही सामने आएगी। कार्यक्रम में मीडिया उद्योग में चुनौतियों और अवसर पर चर्चा करने के लिए अरब और विदेशी देशों में 1500 से अधिक मीडिया पेशेवर और उद्योग के नेता शामिल हो रहे। प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने सऊदी अरब के ऊर्जा क्षेत्र में योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर बात कही है। ओडिशा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। विपक्षी भाजपा और कांग्रेस ने सदन में राज्यपाल गणेशी लाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। दोनों विपक्षी दलों ने मंत्री नबा किशोर दास की उनके गिरा निर्वाचन क्षेत्र झारसुगुड़ा से हत्या को लेकर बीजेपी सरकार की आलोचना की और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर निशाना साधा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस विधायक दल के नेता नरसिम्हा मिश्रा खड़े हुए और एक मौजूदा मंत्री के जीवन की रक्षा करने में असफल रहने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधने लगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसदीय समिति में 12 विपक्षी सांसदों के खिलाफ कथित ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की जांच के लिए कहा है। बार बार सदन के वेल में घुसकर नारेबाजी करने और सदन की कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर इन सांसदों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन कार्रवाई होगी। इन 12 सांसदों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विपक्ष की नारेबाजी की और शोरगुल के बीच अभिभाषण पढ़ा, जिसके बाद दूसरे दिन विधानसभा में राज्य के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। अब 22 फरवरी के राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया आई है। किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, जैसा दिल्ली वालों ने दिया है ऐसा ही यूपी वाले देंगे। इनको लेकर आना चाहिए कि पानी पर हमारी क्या योजना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसमें आगामी सीजन का पहला मुकाबला 31 मार्च को गति विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में खेला जाएगा। वहीं चेन्नई सुपर किंग की टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी या आखिरी IPL सीजन होने की भी उम्मीद जताई जा रही। ऐसे में CSK टीम मैनेजमेंट ने उनके चेपॉक में आखिरी मैच का यादगार बनाने के लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दिया है। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से IPL में पहले ही तरह मुकाबले खेले जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त किसानों के खाते में कभी भी ट्रांसफर की जा सकती है। फिलहाल इस योजना के लिए भूलेखों का सत्यापन जारी है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोगों के लाभार्थी सूची से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा। बता दें कि PM किसान योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना की पात्रता रखने के बाद भी आप PM किसान योजना की 13वीं किस्त के वंचित रह सकते हैं। दरअसल इस आर्थिक मदद को हासिल करने के लिए EKYC को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे सटोरियों द्वारा अपने सौदे के आकार को कम करने से वायदा कारोबार में मंगलवार को सोना 133 रुपये गिरकर 56,080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल डिलीवरी के लिए सोना अनुबंध 12,324 लॉट के कारोबार में 133 रुपये या 0.24% की गिरावट के साथ 56,080 रुपये प्रति 10 ग्राम ट्रेंड कर रहा था। बाजार के विश्लेषकों ने सोने की कीमत में गिरावट का श्रेय कारोबारियों द्वारा अपने सौदों को कटान के लिए दिया गया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद अब पंचपदरा रिफाइनरी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव पैदा हो गया। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, राजस्थान सरकार रिफाइनरी निर्माण में अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर 2500 करोड़ बकाया है। ऐसे में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी को 26 से घटाकर 16% कर देंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी मंगलवार सुबह बाड़मेर जैसलमेर के दौरे पर थे। पचदारा में उन्होंने निर्माणाधीन रिफाइनरी को विजिट किया। भारत एवं सिंगापुर के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म आज आपस में एक दूसरे से जुड़ गए और अब सिंगापुर एवं भारत दोनों देशों के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस तथा पे नाउ से धन का लेन देन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लूंग की वीडियो लिंक के माध्यम से मौजूदगी के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिदास और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण प्रबंधक रवि मेनन ने अपने अपने मोबाइल फोन से एक दूसरे को धनराशि प्रेषित करके इस सेवा की शुरुआत की। सिंगापुर ऐसा पहला देश है जिसके साथ भारत ने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की एकीकृत किया। इससे सिंगापुर में रहने वाले प्रवासी भारतीय समुदाय को बहुत लाभ होगा और भारत में उनका विदेश आदि भी बढ़ेगा। और आपको बता दें कि इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही देश में डिजिटल लेन देन का आकार नकदी के चलन से अधिक हो जाएगा।
देश में महंगाई कम होने के बजाय धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही। खासकर पिछले एक महीने के अंदर गेहूं के दाम में सबसे ज्यादा उछाल आया है। इससे आटा भी महंगा हो गया। महंगाई का आलम यह है कि 25 से 30 रुपए किलो बिकने वाले आटे की कीमत अब 35 से 40 रुपए हो गई। इससे आम जनता का बजट बिगड़ गया। हालांकि केंद्र सरकार गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगाने के लिए काफी कोशिश कर रही है। वो खुले बाजार में खुद गेहूं की बिक्री कर रही है। इसके बावजूद भी कीमतों में सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच खबर है कि गेहूं के दाम कम करने के लिए केंद्र सरकार के एक बार फिर से खुले बाजार में गेहूं बेचने का फैसला लिया है। इस बार वो अतिरिक्त 20 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचेगी। वैश्विक महामारी कोरोना भारत में धीरे धीरे दम तोड़ता नजर आ रहा है और खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। कोरोना के मोर्चे पर भारत के लिए आज भी राहत की खबर आई। आज भी देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 100 से भी कम केस न आए हैं, जबकि इस दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत की कोई खबर नहीं आई। वायरस कोरोना संकट काफी कम हो गया है। पिछले एक महीने से कोरोना के ग्राफ में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कल के मुकाबले देश में आज भी कोरोना के दैनिक मामले में गिरावट तेजी दर्ज की गई। देश में आज कोरोना के 95 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण से किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं आई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।